Unacademy. वेलकम शालू। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम शालू कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर की निवासी हूँ। मैंने अपनी 10th और 12th केएल जनता इंटर कॉलेज देवबंद सहारनपुर से कंप्लीट की है। उसके बाद सर मैंने अपनी बीएलएलबी भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर कलम सोनीपत हरियाणा से कंप्लीट की है। सर मैंने अपनी बीएलएलबी दिसंबर 2021 के अंदर कंप्लीट की है और उसके बाद से सर मैं जुडिशियल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रही हूँ और इससे पहले सर मैंने यूपीसीजे का मेंस भी लिखा। ओके, यूपीसीजे का मेंस आप ऑलरेडी दे चुके हैं, तो पेपर कैसा हुआ था? सर अच्छा था, थोड़ा लेंथी था बट इट वाज ओके। ओके, तो आपने जैसा कि बताया कि आप प्रैक्टिस में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नो सर, मैं प्रैक्टिस में नहीं। ओके, तो कभी आपने सोचा कि इंटर्नशिप या कुछ ऐसा कुछ आप लोग? सर मैंने सोचा था लेकिन लॉकडाउन की वजह से कोविड आ गया। कोविड की वजह से सिचुएशन ऐसी हुई कि मैं जो जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी की साइड हो गई और क्योंकि मैंने जब ग्रेजुएशन में कर रही थी तो उस बीच के 4th ईयर के हाफ के बाद 5th ईयर तक मैं घर पे ही रही। तो उस बीच में मैंने अपने समय को जुडिशियल प्रिपरेशंस के लिए यूटिलाइज किया और वहां से फिर मैंने इसकी तैयारी स्टार्ट कर दी। तो फिर सर वो उस चीज के बारे में सोचा ही नहीं। ओके, तो कोई 2 रीजन बताइए कि हम आपको एज अ एपीओ सेलेक्ट कर सकें। सर पहला रीजन तो यह है कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ। मैं अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ और मेरे अंदर पेशेंस काफी है चीजों को डील करने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ही मैं आपको बता सकूं कि मैंने कोई इंटर्नशिप नहीं की और एलएलएम में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो पेशेंसली मैंने चीजों को हैंडल करना सीखा है। इस वजह से मैं इस जॉब के लिए सुटेबल हूँ। अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा प्रेफर करेंगे आप? सर इंडियन एविडेंस एक्ट, ऑल्दो सारे ही फेवरेट हैं बट स्टिल इंडियन एविडेंस एक्ट थोड़ा अच्छा है। ये टर्म एविडेंस क्या लगता है आपको, कैसे डिफाइन कर पाएंगे आप इसको? सर एविडेंस एक स्टेटमेंट कहें या फिर एक फैक्ट है जिसको हम किसी भी फैक्ट इन इशू या फिर रिलेवेंट फैक्ट को उसको कैसे जस्टिफाई किया जाएगा, उसकी एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है एविडेंस। तो हेयर से एविडेंस का कोई क्रेडिबिलिटी क्यों नहीं होती है? सर क्योंकि हियर से एविडेंस उस पर्सन के द्वारा नहीं दिया जाता डायरेक्टली, जिस पर्सन ने इंसिडेंट को देखा है या जो फिर रियल विटनेस है, किसी दूसरे अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई स्टेटमेंट अगर किसी और पर्सन से सुनते हैं तो हम उसके बारे में कुछ और अपना ओपिनियन ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए हियर से एविडेंस एडमिसिबल नहीं है। क्या कोई बट कुछ एक्सेप्शंस हैं हेयर से एविडेंस के? ये सर सेक्शन 6 के अंदर रेस्ट रजिस्ट्री एक एक्सेप्शन है, डाइंग डिक्लेरेशन एक्सेप्शन है और एडमिशन और कन्फेशन भी इसके एक्सेप्शन है। और सर एक और दो और है वो मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी। ओके, तो क्या हम लोग एक्सपर्ट ओपिनियन को भी हेयर से एविडेंस में इंक्लूड कर सकते हैं? सर जनरली हियर से एविडेंस के अंदर वो एविडेंसेस आते हैं जो कि उस पर्सन के डायरेक्ट में नहीं होते और एक्सपर्ट ओपिनियन उन पर्सन्स की ओपिनियन होती है कि जो कि स्पेशली स्किल्ड होते हैं किसी मैटर से रिगार्डिंग, किसी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग। बट हियर से एविडेंसेस के अंदर वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं, मतलब वो स्पेशली स्किल्ड नहीं होते, इसलिए वो हियर से एविडेंस नहीं माना जाएगा। सेक्शन 24 ऑफ एविडेंस एक्ट क्या कहता है? सर जब कोई कन्फेशन, इंड्यूसमेंट, थ्रेट या फिर प्रॉमिस से लिया जाता है तब वो वॉलंटरी कन्फेशन नहीं माना जाता है, इसलिए वो उस टाइप का कोई भी कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होगा कोर्ट के अंदर। तो मान लीजिए कोई पर्सन एक्यूज है और वो उस टाइम पुलिस कस्टडी में है और एसएचओ की वाइफ आती है और उससे प्रॉमिस करती है कि आप अगर कन्फेशन कर लेते हैं तो हम आपको थोड़ी सजा कम करवा देंगे, तो क्या ये सेक्शन 24 में फॉल करेगा? ये सर क्योंकि इंड्यूसमेंट और थ्रेट या फिर कोई भी प्रॉमिस सर मुझे लगता है ये फॉल करेगा, प्रॉमिस के तहत आएगा। बाकी मैं सर श्योर नहीं हूँ। सर सेक्शन 24 तो अथॉरिटी की बात करता है, तो क्या एसएचओ की वाइफ क्या किसी अथॉरिटी में होंगी? सॉरी सर, मैं इसके बारे में मुझे नहीं पता। जब प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस में क्या डिफरेंस है?
सर प्राइमरी एविडेंसेस वो एविडेंसेस होते हैं जो कि इटसेल्फ प्रोड्यूस किए जाते हैं कोर्ट के अंदर, जबकि सेकेंडरी एविडेंस उनकी सर्टिफाइड कॉपीज होती हैं। कोई एग्जांपल दे पाएंगे आप? ये सर, जैसे सपोज कोई डॉक्यूमेंट है, कोई सर विल का डॉक्यूमेंट, विल नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट है सर, उस डॉक्यूमेंट को अगर वो इटसेल्फ कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है तो वो एक प्राइमरी एविडेंस है। लेकिन अगर उसकी कोई सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस की जाती है तो सेकेंडरी एविडेंस के अंदर डील करती है। ओके। मान लीजिए आप एसएचओ के पास जा रहे हैं और एसएचओ रजिस्टर नहीं करता एफआईआर, तो आपके पास क्या क्या रेमेडीज मिलती हैं आपको? सर अगर पुलिस एसएचओ सुपरिटेंडेंट, सॉरी सर मैं एसएचओ की फुल फॉर्म नहीं जानती हूँ। स्टेशन हाउस ऑफिसर। सर स्टेशन हाउस ऑफिसर अगर मेरी कंप्लेंट को रजिस्टर नहीं करता है तब मेरे पास ये ऑप्शन रहेगा, मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के सामने अपनी रिटर्न में एप्लीकेशन दे सकती हूँ, या फिर उसके अलावा मैं मजिस्ट्रेट के सामने डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकती ओके। तो बेल तो आप जानते होंगे, हूँ। ये सर। उसके टाइप्स बताइए जरा। सर बेल बेल तीन तरीके की होती है। पहली बेलेबल केसेस में जो बेल दी जाती है, दूसरी नॉन बेलेबल केसेस में दो जो बेल दी जाती है, और तीसरी एंटिसिपेटरी बेल। तो एंटीसिपेटरी बेल आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? सर एंटिसिपेटरी बेल का मतलब होता है प्री एक्ट से पहले जो बेल दी जाती है, यानी कि अगर किसी पर्सन को उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है और उसको ये लगता है कि उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, तब वो वह जो पर्सन जिसको ये लगता है कि उसको गिरफ्तार किया जा सकता है वो एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, या तो सेशन कोर्ट के अंदर या फिर हाई कोर्ट के अंदर। ओके। मान लीजिए आपने एंटीसिपेटेड डायरेक्टली हाई कोर्ट में फाइल कर दी और वहां से रिजेक्ट हो जाती है, तो क्या आप कोर्ट ऑफ सेशन में भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं? नो सर, जनरली एक हायरार्की है, उस हायरार्की के अकॉर्डिंग चीजें चलती हैं कि पहले अब सेशन लोअर कोर्ट में, देन उसके बाद अपर कोर्ट में जाया जाता है। जब उन्होंने अपना पहला डायरेक्ट हाई कोर्ट के अंदर फाइल किए। अच्छा, मान लीजिए कोई पर्सन चार्जशीट में नाम नहीं आता है जी किसी पर्सन का, पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट फाइल की जाती है और चार्जशीट उस पर्सन का नाम नहीं आता, तो क्या उसके अगेंस्ट भी चार्ज फ्रेम किया जा सकता है? ये सर किया जा सकता है। कोई प्रोविजन बताएंगे आप? सर सॉरी सर, मुझे प्रोविजन याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, शायद सेक्शन 3, सर याद नहीं आ रहा है मुझे सर। आईपीसी में इंजरी को कहाँ डिफाइन किया गया है? सर सेक्शन 44। क्या कहता है इंजरी? सर इंजरी एक, सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है। मान लीजिए कोई बच्चा है 6 साल का, 11 महीने का, और वो किसी को मतलब गलती से पिस्टल से गोली मार देता है, तो क्या कोई ऑफेंस बनेगा? नो सर, ये जनरल एक्सेप्शंस के अंदर आएगा, सेक्शन 82 के अंदर। 82 के अंदर। ठीक है। उसको किसी का टर्म, उसका कोई नाम दिया जाता है क्या उसको? सर उसको डॉली इन कैटेक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक। जो 2013 की अमेंडमेंट आपको पता होगा, क्रिमिनल अमेंडमेंट आई थी, ये सर उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? इन सीआरपीसी या फिर सर आईपीसी के अंदर? सीआरपीसी में। सर इन सीआरपीसी सर जो टाइम पीरियड है इन्वेस्टिगेशन का, कि कोई किसी भी रेप केसेस के अंदर जो भी जो रेप केसेस के जो भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी वो 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट की जानी चाहिए। मैं इसके बारे में और कोई? सर ट्रायल भी उस पर्सन का 2 महीने के अंदर ही कंडक्ट किया जाना चाहिए, बट मुझे एग्जैक्ट प्रोविजन याद नहीं। ओके। अच्छा, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का कोई एग्जांपल दे पाएंगे आप? सर सपोज कोई एक व्यक्ति जिसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने का अधिकार है और उसको उस जगह पर जाने से रोक दिया जाता है, तब उसको रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कहेंगे। जैसे सर रिस्ट्रेन और क्या सर? रिस्ट्रेन और कन्फाइनमेंट में क्या डिफरेंस है? ये सर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के अंदर एक व्यक्ति को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से रोका जाता है, जबकि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के अंदर उस पर्सन को एक सर्कमस्टेंशियल लिमिट के अंदर
बंद कर दिया जाता है कि उसको किसी भी डायरेक्शन में मूव करने नहीं दिया जाता। ठीक है। तो जुडिशियल कस्टडी और जुडिशियल पुलिस कस्टडी में क्या डिफरेंस लगता है आपको? सर पुलिस कस्टडी बेसिकली पुलिस के द्वारा की जाती है, पुलिस के जेल के अंदर की जाती है, जबकि जुडिशियल कस्टडी जुडिशियल कोर्ट द्वारा दी जाती है, जिसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है। इसका कहीं प्रोविजन मिलता है क्या आपको? ये सर पुलिस कस्टडी की बात सेक्शन 167 में की गई है, जबकि जुडिशियल कस्टडी के बारे में सेक्शन 309 सर मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। ओके। मान लीजिए पुलिस कस्टडी मैक्सिमम कितने दिन के लिए दी जा सकती है? सर 15 दिन की दी जा सकती है, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। तो क्या ये बस इन्वेस्टिगेशन के टाइम में दी जाती है या ट्रायल और इंक्वायरी के टाइम पे भी दिया जा सकता है? सर जनरली जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर ही दी जाती है। कोई प्रोविजन बताएंगे आप? सेक्शन 167 के अंदर डिफाइन किया गया है कि पुलिस कस्टडी के अंदर किसी भी व्यक्ति को अरेस्टेड पर्सन को रखा जा सकता है अगर वो मजिस्ट्रेट उसको ये ऑर्डर करता है पुलिस कस्टडी के अंदर। अगर 24 घंटे के अंदर उस पर्सन को प्रोड्यूस नहीं किया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने और मजिस्ट्रेट को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए उसको पुलिस रिमांड जरूरी है और वो उसको ऑर्डर कर सकती है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे मिलती है और इंक्वायरी और ट्रायल के टाइम नहीं होता है, ऐसा कुछ? सॉरी सर मुझे इसके बारे में इतना ज्यादा पता नहीं, जो मैंने प्रोविजन पढ़ा है मैंने उसके बारे में। ओके, ठीक है। कौन कौन से पर्सन्स हैं जो विदाउट वारंट अरेस्ट करते हैं? सिर्फ कौन ऐसे पर्सन हैं जो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं? सिर्फ कोई भी पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है अगर उसको ये लगता है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है उन सर्कमस्टांसेस के अंदर। ओके, तो क्या बस पुलिस ऑफिसर के पास पावर है? नहीं सर, सेक्शन 43 के अंदर भी डिफाइन किया हुआ है कि प्राइवेट पर्सन भी अगर कोई व्यक्ति नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन वेलेबल ऑफेंस कमिट करता है तब एक प्राइवेट पर्सन भी उसको अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के। और कौन मजिस्ट्रेट से के पास सेम पावर्स हैं सेक्शन 44 के अंदर। कौन से मजिस्ट्रेट्स? क्या वो सर जुडिशियल होते हैं, एग्जीक्यूटिव? सर दोनों जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बोथ। किन किन केसेस में? सर किसी भी कोई भी केस हो सकता है वेदर बेलेबल नॉन बेलेबल या फिर कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, किसी भी केस के अंदर वो अरेस्ट कर सकते हैं। ओके। मान लीजिए आपने एपीओ का एग्जाम दे रहे हैं, आप इंटरव्यू अपीयर हो रहे हैं, यस तो सर। हाई कोर्ट आपकी अपॉइंटमेंट कौन से सेक्शन के अंदर करेगी सीआरपीसी में? सर असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के बारे में सेक्शन 25 के अंदर डिफाइन किया हुआ है। ओके, तो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का प्रोविजन कहाँ मिलता है? सर सेक्शन 24 के अंदर। ओके, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है? सर 7 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, बस? कोई एज लिमिट? नहीं सर कोई एज लिमिट के बारे में बात नहीं की गई, सिर्फ 7 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस के बारे में बात की गई सेक्शन 24 के अंदर। तो यूपी पुलिस एक्ट आपने पढ़ा है? यस सर। ओके। तो विलेज चौकीदार का प्रोविजन वहां पे दिया गया है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं विलेज चौकीदार के? सर विलेज चौकीदार के फंक्शंस होते हैं कोई भी किसी भी गांव के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी ऑफेंस कमिट होता है तो वो पुलिस इंचार्ज ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करेगा। और सर कोई भी बर्थ होता है बर्थ के बारे में डिटेल्स देगा। और सर इतना ही मैं इसके बारे में। अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जो अनक्लेम रह जाती है, सर तो उसकी कस्टडी किसके पास रहेगी? सर जब कोई प्रॉपर्टी अनक्लेम प्रॉपर्टी है सेक्शन 24 और 25-26 सर मैं यही सेक्शंस हैं उन सेक्शंस के अंदर पुलिस ऑफिसर किसी भी अनक्लेम प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है उनको कॉन्स्फिक्टेट कर सकता है और उसके बाद उस प्रॉपर्टी को प्रॉपर जांच के बाद मजिस्ट्रेट के को प्रोड्यूस कर देगा। मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस किन तरह से ले सकते हैं, कितने तरह से? सर मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन किसी कंप्लेंट पर ले सकते हैं और खुद किसी इंफॉर्मेशन के बेस पर भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं। कहाँ दिया गया है प्रोविजन? सर सेक्शन 190। 190। यस सर।
कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल से क्या समझते हैं आप? सर जिन भी केसेस का ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा किया जाता है वो सेशन कोर्ट के ट्रायल कहलाते हैं। उसका कोई प्रोविजंस या कुछ ऐसा बता पाएंगे आप? ये सर सेक्शन 237 से लेकर 250 तक कोर्ट ऑफ सेशन के रिगार्डिंग ट्रायल्स को डिस्क्राइब किया हुआ है। सॉरी सर, आई थिंक मैंने इसके अंदर सेक्शन गलत बताया है। सॉरी सर, इसलिए अंदर सेक्शन 225 से 4 मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। 224 या फिर 225 से लेकर 237 तक है। सॉरी सर। ठीक है, देखो नॉलेज वाइज ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आपके प्रोविजंस बिल्कुल लैक कर रहे हैं। मतलब प्रोविजंस पता है ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन आप सेक्शंस मिस कर रहे हो, मिस आउट कर रहे हो जो बेसिक बेसिक प्रोविजंस है। यस सर। उसको थोड़ा सा मतलब बेसिक बेसिक प्रोविजंस हैं उसको अच्छे से आप थोड़ा सा कवर कर लीजिए कि किन किन के इसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है, वो सब चीजें ना, क्योंकि आपसे यस सर। कोड ऑफ सेशन कोई पूछता है या ऐसी चीजें पूछेगा तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप वो सेक्शन बता दें या चैप्टर नंबर बता दें आप। ओके सर। एक्चुअली सर फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा चीजें इधर उधर हो जैसे आप गई हैं। बाकी जैसे आपने वो बताया विदाउट वारंट अरेस्ट वाले बताए तो उसके प्रोविजंस आपने बता दिए, एपीपी का भी बता दिया आपने प्रोविजन, वो सब चीजें हैं। जैसे आप रिमांड वाले एस्पेक्ट को कवर कीजिएगा जाके, यस सर। कहीं पे हमारी ट्रायल में मेंशन किया गया है नहीं किया गया है, ठीक है। थोड़ा सा सर वो सारे के सारे सेक्शंस भी नहीं पढ़ने आपको, जो मेजर एस्पेक्ट्स है ना, जो मेजर कोर एरियाज हैं उसी को कवर करना है, ऐसा कुछ नहीं है, यस ठीक है। बाकी ओवरऑल बाकी सब चीजें अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन ठीक आप है। जस्टिफाई कर पाए उसको कि भाई आप एपीओ बनना चाहते हैं, ठीक है, आपके में कैपेबिलिटी है कि प्रैक्टिस में इंटरेस्टेड है। पहली चीज, अगर आप बिल्कुल ना कह देंगे कि प्रैक्टिस में इंटरेस्ट ही नहीं है बिल्कुल मुझे, तो आप थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है सर, मैं इसको ध्यान रखूंगी और इसके ऊपर लिखने की कोशिश करूंगी कि मैं एक अच्छा आंसर दे पाऊँ। बिल्कुल वही करूँ उसी को, क्योंकि सबसे पहले प्रोविजन ही आप लॉ में आपके प्रोविजन से ही पूछे जाएंगे आपसे चीज ना, तो एक्सप्लेनेशन से पहले कि अगर आपसे ये सब आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो लॉलीपॉप क्वेश्चन जिसे बोलते हैं हम लोग, कि प्राइमरी एविडेंस पूछा या सेकेंडरी एविडेंस हमने पूछा, तो आप उसको डायरेक्टली पहले सेक्शन से काउंटर कीजिए कि इन सेक्शन में प्रोविजन मतलब मिलता है, उसके बाद समझाने की कोशिश कीजिए उस चीजों को। यानी कि वो सर चीज सेक्शन बताने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ ठीक बिल्कुल, अगर वो आते हैं तो बिल्कुल, और ये बेसिक सेक्शंस है ना कि बेल के प्रोविजंस आपको पता है, तो एंटीसिपेटरी बेल कहाँ पे दिया गया है, है। यस सर। वो सब चीजें हैं, ठीक है। जैसे आपको एफआईआर की बात की तो उसमें आपने कोई सेक्शन नहीं बताया कि सेक्शन 36 का रेफरेंस आपके पास आता, ठीक जी है। सर। थैंक यू सर। बाकी कोई और डाउट? नहीं सर, मेरा यही डाउट था कि क्योंकि मैंने देखा था कि उन्होंने कुछ जगह ये बात करते थे कि जितना पूछा जाए उतने का जवाब देना है, तो जस्ट वाई कि मैंने आपको सेक्शंस नहीं बताए, ऑल्दो याद सेक्शन थे। लॉ में तो आपसे एक्सपेक्ट करेगा इंसान ना कि कोड करेगा आपसे कि प्रोविजंस आप स्पेशली आप मेंशन कीजिए उसमें। जी सर। ठीक है, बाकी थैंक यू ओवरऑल सर। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, ठीक है। उम्मीद कीजिए कि आपका हो जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। कब है थैंक यू इंटरव्यू आपका, किस डेट पे आपका? सर। 15 को है, सुबह की शिफ्ट के अंदर। अच्छा 15 को है, अच्छा 16 तक है ना इंटरव्यू, यस सर। ठीक है। कोई नहीं, पॉजिटिव रहिए, बस थोड़े प्रोविजंस जो